नमस्कार मित्रों, तो आप सभी का मेरे इस हिंदी विद्यार्थी चैनल पर स्वागत है। अपने पाठ्यक्रम को ख़त्म करने के अनुसार हम लोग लगातार पढ़ते जा रहे हैं और आज से हम लोग चालू करने जा रहे हैं अपना पेपर नंबर 6, छठवां पेपर चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है लखनऊ के कवि एवं नाटककार के बारे में। तो आपके सिलेबस की बात करें तो इसमें रखा है कुंवर नारायण जी की कविताएँ रखी हैं, नरेश सक्सेना जी की कविताएँ रखी हैं, तिलचट्टा नाटक रखा गया है, सिंहासन खाली है आपके सिलेबस में रखा गया है। और लखनऊ का नाट्यकर्म परंपरा एवं प्रमुख नाट्यकर्मी जो रहे हैं उर्मिला थपलियाल, राकेश सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ आदि जी के बारे में रखा गया है। तो आज से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले कुंवर नारायण की जो कविताएं रखी हैं इसमें माध्यम, समुद्र की मछली, जब आदमी आदमी नहीं रह पाता, लखनऊ, आजकल, कबीरदास, प्यार की भाषाएं, ये सब रचनाएं हमें पढ़नी हैं। तो सर्वप्रथम आज हम पढ़ना चालू करेंगे कुंवर नारायण के बारे में। कुंवर नारायण जो कि प्रसिद्ध कविताकार रहे हैं, इनकी रचनाएं पढ़नी है तो सबसे पहले यही सही होगा कि इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। कुंवर नारायण जी के बारे में चर्चा की जाए तो इनका सर्वप्रथम जीवन परिचय जान लेते हैं। आधुनिक हिंदी कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण जी का जन्म 29 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में हुआ था। आपका जन्म फैजाबाद ज़िले में हुआ था 1927 में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। कुंवर नारायण जी विज्ञान वर्ग से इंटर करने के बाद एक अभ्यर्थी के रूप में इन्होंने पूर्ण शिक्षा ले ली थी। इन्होंने सन 1951 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया था, लेकिन इनकी अभिरुचि हिंदी साहित्य में पहले से ही थी। अध्ययन के दौरान ही ये हिंदी साहित्य का ज्ञान भी प्राप्त करने लगे थे। आरंभ से ही इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। इन्होंने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और चीन आदि देशों की यात्राएं की और विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त किए। कुंवर नारायण ने कविता लेखन का आरंभ अंग्रेजी लेखन से किया, किंतु शीघ्र ही ये लेखन की ओर उन्मुख हो गए, हिंदी लेखन की ओर उन्मुख हो गए और नियमित रूप से हिंदी में ही लिखने लगे। ये उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी के 1976 से 1979 तक उपपीठाध्यक्ष भी रहे हैं। ये 1975 से 1978 तक अज्ञेय द्वारा संपादित मासिक पत्रिका नया प्रतीक के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। इनके जीवन में अचानक एक तूफान सा आया जिसने इनकी अंतरात्मा को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। पहले माँ और फिर बहन की असामयिक मृत्यु से इन्हें भीतर तक तोड़ दिया था, पर टूट कर भी जुड़ जाना इन्होंने सीख लिया था। पैतृक रूप में इनका कार का व्यवसाय साहित्य की दुनिया में ये पूरी तरीके से रम गए थे। इनके पीछे का कारण यह था कि साहित्य का धंधा न करना पड़े, इसलिए समानांतर रूप से पैतृक व्यवसाय भी चलाना इन्होंने उचित समझा था। एक प्रसिद्ध कवि के रूप में अपनी रचनाएं की। नचिकेता के कथन को आधार बनाकर कुंवर नारायण ने काव्य पाठकों में एक नई समझ की लहर पैदा की। कविता, संगीत, दर्शन और फिल्मी दुनिया में अपनी छाप छोड़ने वाले कवि कुंवर नारायण 15 नवंबर 2017 को 90 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया। आपके द्वारा प्रकाशित कृतियों के बारे में बात की जाए तो कविता संग्रह के बारे में देखा जाता है। चक्रव्यूह जो कि 1956 में लिखा गया, तीसरा सप्तक 1959, परिवेश हम तुम 1961, आमने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, हाशिए के बहाने 2009, कविता के बहाने 1993। यह आपकी प्रसिद्ध कविताएं रही हैं। खंड काव्य इन्होंने एक आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने, आत्मजयी 1965 में और वाजश्रवा के बहाने 2008 में लिखा। कहानी संग्रह आकारों के आसपास 1973 में लिखा गया इनकी प्रसिद्ध कहानी है। समीक्षा विचार के बारे में बात की जाए तो
आज से पहले 1998 में लिखा गया। मेरे साक्षात्कार 1999। साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ 2003 में लिखा गया। संकलन की बात करें तो कुंवर नारायण संसार चुने हुए लेखों का संग्रह 2002 में। कुंवर नारायण उपस्थिति चुने हुए लेखों का संग्रह 2002। कुंवर नारायण चुनी हुई कविताएं 2007। कुंवर नारायण प्रतिनिधि कविताएं 2008 में। ये आपके संकलन रहे। पुरस्कार सम्मान की बात की जाए तो कुंवर नारायण को वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 6 अक्टूबर को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने उन्हें देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया। ज्ञानपीठ के अलावा कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आसान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, सलाका सम्मान, मेडल ऑफ वारसा यूनिवर्सिटी पोलैंड और रोम के अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियो फेरेनिया सम्मान और 2009 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आपके साहित्य यात्रा के बारे में बात की जाए तो एमए करने से ठीक 5 वर्ष बाद 1956 में 29 वर्ष की आयु में कुंवर नारायण का प्रथम काव्य संग्रह चक्रव्यूह नाम से प्रकाशित हुआ। अल्प समय में ही अपनी प्रयोग धर्मिता के चलते उन्होंने पहचान स्थापित कर ली और परिणाम स्वरूप अज्ञे जी ने वर्ष 1959 में उनकी कविताओं को केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और विजय देव नारायण शाही के साथ तीसरा सप्तक में शामिल किया। यहाँ से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। 1965 में आत्मजयी, खंड काव्य जैसे प्रबंध काव्य के प्रकाशन के साथ ही कुंवर नारायण ने असीम संभावनाओं वाले कवि के रूप में अपनी पहचान बना ली। फिर तो आकारों के आसपास, कहानी संग्रह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आज और आज से पहले, ये आपके समीक्षा संग्रह थे। मेरे साक्षात्कार और हाल ही में प्रकाशित वज्र सभा के बहाने सहित अनेक कृतियाँ आई। कुंवर नारायण वर्तमान काल के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं। उनकी काव्य यात्रा चक्रव्यूह से शुरू हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी के काव्य पाठकों में एक नई तरह की समझ पैदा कर दी थी। उनके संग्रह परिवेश, हम तुम के माध्यम से मानवीय संबंधों की एक विरल व्याख्या सबके सामने आई। उन्होंने अपने प्रबंध आत्मजयी में मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या को कठोपनिषद का माध्यम बनाकर अद्भुत व्याख्या के साथ हमारे सामने रखा। इसमें नचिकेता अपने पिता की आज्ञा मृत्युवेत्वा दादमीति तदामीति अर्थात मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ को सिरोधार्य कर लौटने की करके यम के द्वार पर चला जाता है, जहाँ वह 3 दिन तक भूखा प्यासा रहकर यमराज के घर लौटने की प्रतीक्षा करता है। उसकी साधना से प्रसन्न होकर यमराज उसे 3 वरदान मांगने की अनुमति देता है। नचिकेता इनमें से पहला वरदान यह मांगता है कि उसके पिता वज्रसभा का क्रोध समाप्त हो जाए। नचिकेता इसी कथन को आधार बनाकर कुंवर नारायण जी की कृति जो 2008 में आई वज्रसभा के बहाने, उसमें उन्होंने पिता वज्रसभा के मन में जो उद्वेलन चलता रहा उसे अत्यधिक सात्विक शब्दावली में काव्यबद्ध किया है। इस कृति की विरल विशेषता यह है कि अमूर्त को एक अत्यधिक सूक्ष्म संवेदनात्मक शब्दावली देकर उत्साहपरक जिजीविषा को वाणी दी है। एक और जहां आत्मजयी में कुंवर नारायण जी ने मृत्यु जैसे विषय का निर्वचन किया है, वहीं उसके ठीक विपरीत वज्रसभा के बहाने कृति में अपनी विधायक संवेदना के साथ जीवन के आलोक को रेखांकित किया है। यह कृति आज की इस बर्बर समय में भटकती हुई मानसिकता को न केवल राहत देती है बल्कि यह प्रेरणा भी देती है कि 2 पीढ़ियों के बीच समन्वय बनाए रखने का समझदार ढंग क्या हो सकता है। अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए प्रसिद्ध कुंवर नारायण का रचना संसार अत्यंत जटिल एवं व्यापक है। उन पर कोई एक ठप्पा लगाना संभव नहीं है। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, फिर भी उन्होंने कहानी लेख एवं समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखनी चलाई है। इस कारण उनके लेखन में सहज संप्रेषणीयता और प्रयोग धर्मिता का विकास हुआ।
कुंवर नारायण की अनेक कविताओं का कई भारतीय विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। तनाव पत्रिका के लिए उन्होंने कवाफी तथा ब्रोखेस की कविताओं का अनुवाद भी किया। कुंवर नारायण ऐसे समय के कवि हैं जहां आधुनिक कविता भूमंडलीकरण के द्वंद्व से ग्रस्त दिखाई देती है, जहां बाजरू, प्रभामंडल एवं चमक दमक के आम आदमी के अस्तित्व की तलाश की जा रही है, जहां वहां ये विवादों और वाद से इतर और लीक से हटकर चलते प्रतीत होते हैं। कुंवर नारायण की कविता अपने मिथकों और मानकों के साथ आमजन को गरिमापूर्ण ढंग से लेकर चलती दिखाई पड़ती है। इस संदर्भ में वरिष्ठ कथाकारक दूधनाथ सिंह का कथन है, कुंवर नारायण की कविताएं सहजता और विचार परिपक्वता के सम्मिलन से शुरू होती हैं। उनके पास भाषा और अंतर्कथ्य का जितना बड़ा सुघड़ समन्वय है वह हिंदी कविता में दुर्लभ है। तुकों और छंद पर उनके जैसा अधिकार नए कवियों के लिए सीख है। इसको पढ़ने के बाद देख लेते हैं क्या निष्कर्ष निकला जीवन वृत्तांत से और कृतित्व परिचय से, क्या वर्णन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इस विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि अज्ञेय आधुनिक कविता के मूर्धन्य कवि हैं। उनके काव्य में नई कविता, समकालीन कविता और जनवादी कविता की सभी विशेषताओं के दर्शन होते हैं। इनकी कविताएं वर्ग संघर्षमयी कविताओं तथा प्रगतिवादी राजनीतिक विचारधारा को लेकर चलने के स्थान पर प्रधान विषयों को लेकर चलती है, जो युगीन कवियों को प्रेरणा प्रदान करती है। अस्पृश्यों, दलितों एवं शोषित तथा दीनहीनों और उपेक्षितों को भी कवि ने अपनी कविता में स्थान दिया है। और कविता में स्थान देते हुए कवि कुंवर नारायण जी लिखते हैं, घोड़ी बेच घिर्राऊ रिक्शा ले आए, इक्का दिन बीते जब रिक्शा दिन आए, 1 जून दाल भात 1 जून चना, भरते पेट घोड़ी का कि भरते पेट अपना, जान लिए लेती है रिक्शा खिंचाई, बाकी कमर तोड़ रही बढ़ती महंगाई। कुंवर नारायण का संपूर्ण काव्य के केंद्र में समाज और उनसे जुड़ी घटनाएं हैं जो लोगों की नज़र में कम आती है। कुंवर नारायण मानवता और सामाजिक संसार के सशक्त हस्ताक्षर जिनके काव्य में संवेदना और भावपूर्णता निहित है। इनका काव्य संसार को तमस से ओजस की ओर ले जाने का मादा रखता है। ये रहा कुंवर नारायण जी का जीवन एवं कृतित्व परिचय। आ जाइए उनके काव्यगत विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। कुंवर नारायण समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में मनुष्य के जीवन, मूल्य और संवेदनाओं को बारीकी से पड़ताल करते हुए वर्तमान समय में उसकी अर्थवत्ता एवं उपयोगिता पर विचार किया है। पूंजीवाद और औद्योगिकीकरण के बढ़ते प्रभाव से मनुष्य का जीवन तनाव और संघर्षपूर्ण हो गया है। लोग भौतिक सुख सुविधाओं को अत्यधिक महत्व देने लगे हैं। भौतिक प्रतिस्पर्धाओं के कारण धीरे धीरे मानवीयता और नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है। सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां जटिल और अव्यवस्थित होती जा रही हैं। इसलिए कुंवर नारायण संतुलित एवं संयमित समाज स्थापित करना चाहते हैं तथा सहज एवं नैतिकतापूर्ण जीवन जीने के पक्षधर हैं। वे हर मनुष्य के बीच एक गहरा मानवीय रिश्ता तलाशने की कोशिश करते हैं तथा मानवीयता के आगे भौतिक एवं इंद्रिय सुविधाओं को नकारते हैं। वे मनुष्य के बनावटी एवं सतही व्यवहार से आहत होते हैं तथा मनुष्य के आंतरिक प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति के अंतर्द्वंद में संतुलन एवं सामंजस्य बैठाने का प्रयास करते हैं। वे प्रत्येक क्षण को सार्थक और उपयोगी बनाने में विश्वास करते हैं। ये रही चर्चा उनकी काव्यगत विशेषताओं की। भावपक्ष विशेषता के बारे में बात कर ली जाए तो आगे क्या कहा जाता है कुंवर नारायण जी के बारे में। कुंवर नारायण ने अपनी कविताओं में समाज और उसकी बहुविध समस्याओं का विविध आयामों में सम्यक ढंग से अभिव्यंजित किया है। उनकी इसी प्रवृत्ति से साहित्य में वैयक्तिकता के स्थान पर सामाजिकता पर बल दिया है। उनके साहित्य की मुख्य संवेदना सामाजिक समस्याओं के चित्रण से संबंधित है। आज वह मनुष्य के उस भयावह और त्रासद यथार्थ को चित्रित करते हैं जिसके कारण व्यक्ति जीवन जीने की स्थितियाँ कठिन सी होती जा रही हैं। कुंवर नारायण की कविताओं में सामाजिक परिदृश्य इस रूप से चित्रित हुआ है कि एक ओर तो वह जीवन की विषमताओं
एवं विसंगतियों का प्रत्यक्ष करता है, तो दूसरी ओर वह समाज की बदहाली, उसकी सड़ी गली मान्यताओं, परंपराओं और भ्रष्ट आचरण को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की समानांतर सोच रखता है। कुंवर नारायण का काव्य सदैव समाज के यथार्थ चित्रण के साथ नई चेतना का भी संचार करता है। कवि कुंवर नारायण अपने जीवन में मूल्यों को महत्व क्या देते हैं, वो इस पंक्ति से प्रस्तुत होता है। कवि कुंवर नारायण जीवन मूल्यों को अत्यधिक महत्व देते हैं। समुद्र की मछली नामक कविता में ऐसे स्थान को कवि ने त्याज्य बताया है जहाँ जीवन मूल्यों को उचित स्थान ना मिलता हो। आगे क्या कहते हैं, बस वहीं से लौट आया हूँ हमेशा, अपने को अधूरा छोड़कर, जहाँ झूठ है, अन्याय है, कायरता है, मूर्खता है। अर्थात कवि जीवन के मूल्यों का संपूर्ण महत्व देते हुए कहता है कि वहाँ से लौट आया हूँ जहाँ मैंने अपने आप को अधूरा पाया है, जहाँ झूठ है, अन्याय है, कायरता है, मूर्खता है, मुझे वहाँ रहना पसंद नहीं है, मैं वह उस जगह को, उस स्थान को छोड़ आया हूँ। आगे सामाजिक आस्था और विश्वास में कुंवर नारायण अपने आप को किस प्रकार से ढालते हैं, वह आगे दिखाया गया है। कुंवर नारायण के काव्य में सामाजिक आस्था एवं विश्वास के अनेक रूपों का चित्रण देखने को मिलता है। अदम्य जिजीविषा के कारण बदतर और निकृष्ट स्थिति में भी आज का मानव पराजय को स्वीकार नहीं करता। वह आस्था का दीप लेकर हाथ में उस अंधियारी राह में चलना चाहता है जिस पर चलकर वह अनास्था, पीड़ा इत्यादि से मुक्ति पा सके। आस्थामय दृष्टि कुंवर नारायण के काव्य की प्रमुख विशेषता है। कवि ने दुनिया को बड़ा रखने की कोशिश नामक कविता में लिखी है। आगे इस पंक्ति में क्या कहते हैं, असलियत यही है कहते हुए जब भी मैंने मरना चाहा, जिंदगी ने मुझे रोका है। असलियत यही कहते हुए जब भी मैंने जीना चाहा, जिंदगी ने मुझे निराश किया। असलियत कुछ नहीं कहते हुए जब भी मैंने विरक्त होना चाहा, मुझे लगा मैं कुछ नहीं हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ कहते हुए जब भी मैंने व्यक्त होना चाहा, दुनिया छोटी पड़ती चली गई एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के सामने समान। आगे आशावादिता का स्वर, उसके बारे में कुंवर नारायण लिखते हैं। कुंवर नारायण के काव्य में आशावादिता का स्वर स्पष्ट देखने को मिलता है। समाज की विसंगतियों को भी कवि शब्द के जरिए निरूपित करता है और उनका अनाकरण भी व्याख्यात करता है। आगे कवि ने अपने मानवीय बोध को वर्णित किया है, राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं अपनी पंक्तियों के द्वारा, यंत्रीकरण का विरोध किया है। इसके साथ ही साथ नारी चित्रण पर उसने अपनी पंक्तियाँ लिखी हैं। जिजीविषा, छड़ानुभूति, प्रति प्रेम, नवीन सौंदर्य बोध, रस निरूपण, भाषा आदि पर कवि ने अपनी पंक्तियों के द्वारा जोरदार प्रहार किया है। कलापक्षीय विशेषताओं के बारे में बात करें तो भाषा, बिंब विधान, अलंकार विधान, छंद विधान, इन सभी में कवि अपनी निपुणता जाहिर करता है। आगे बात करते हैं इनके मुख्य आगे बात कर लेते हैं अपने पाठ्यक्रम में संकलित इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं, थोड़ा सा उसका हल्का सार ले लिया जाता है। तो सर्वप्रथम जो हमारे में कविता रखी गई है माध्यम, कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता माध्यम, इनके काव्य संग्रह आमने सामने से उद्धृत है। मतलब ये जो रचना रखी गई है वो आमने सामने में रखी गई है। इस कविता में कुंवर नारायण भाषा के सूखने का वर्णन करते हैं जो मनुष्यता के लिए एक आसन्न संकट है, बिल्कुल अभी अभी के लिए। यह सांस्कृतिक विघटन की प्रक्रिया का अनिवार्य लक्षण है। वास्तव में वर्चस्ववादी व्यवस्था सबसे पहले छोटी छोटी अस्मिताओं की भाषा पर हमला करती है, उसे नष्ट करती है ताकि वर्चस्ववादी अपना आधिपत्य स्थापित कर सकें। एक भाषा की हत्या वास्तव में एक सभ्यता की हत्या हो जाना ही है। कुंवर नारायण की इस कविता में अपरिचय, उजाड़, खाइया एक सभ्यता की हत्या किए जाने की प्रक्रिया का उत्पाद है। या कुंवर नारायण मौन को अर्थवान होने की प्रक्रिया को दर्ज कराते हैं और कहते हैं, मेरे और तुम्हारे बीच एक मौन है जो किसी अखंडता में हमको मिलता है। अखंडता में मौन के वास को अलग से इसलिए रेखांकित किया जाना चाहिए क्योंकि मौन की उपस्थिति किसी स्थिर समय में नहीं होती है, बल्कि वह समय की तरलता में मौजूद होती है। हम उसे मौन को आकार देते हैं। आकार देने में हमारा होना
स्थगित नहीं होता है, बल्कि यह भावस्व को स्वर प्रकट करता है। मुख्यतः अब हमें पढ़नी है इनमें की संपूर्ण कहानी जो कि रखी गई हैं। माध्यम समुद्र की मछली, जब आदमी आदमी नहीं रह पाता, आजकल, कबीरदास, प्यार की भाषाएं। यह कहानियाँ जल्द ही पढ़ेंगे, जल्द ही उसका वीडियो अपलोड होगा। धन्यवाद।